तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहते हुए सदन से ही आश्वासन चाहता हूं और प्रतिपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस प्रकार के कथन के साथ खड़ा है या उनका निंदा करता है। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था। शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है, मैं पुरजोर शब्दों से इस सदन को सदन का आश्वासन चाहता हूं। राजेंद्र सिंह, चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। There are more than 50 member of parliament who want to raise public importance matter in 0 hour. So please kindly if you cooperate and take only 1 minute every member, so we can accommodate more than number of member of parliament. श्री राव राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस विषय के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। ये पूरा संसार अपनी व्यवस्था के आधार पर अपनी संस्कृति को पल्लवित करने के लिए अपने उदाहरण पेश करता है। मेरा वक्तव्य राजसमंद से आदरणीय सदस्य के उस वक्तव्य से ताल्लुक रखता है जो राजस्थान की प्रभुत्ता और राजस्थान की संस्कृति के वो योद्धा जो पराक्रम के पर्यायी हो गए हैं, उनके प्रति जिस कथन का, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है, मैं पुरजोर शब्दों से इस सदन को सदन का आश्वासन चाहता हूं। राजेंद्र सिंह, मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहते हुए सदन से ही आश्वासन चाहता हूं और प्रतिपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस प्रकार के कथन के साथ खड़ा है या उनका निंदा करता है। और मैं सदन से ये निवेदन भी करना चाहता हूं। वर्षा गायकवाड़ जी, माननीय श्रीमती महिमा मवाड़ जी। काफी दिनों से इसके बारे में बात करना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हम सबको पता है कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सापा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि ये जो आप सब हर जगह महाराणा प्रताप और बड़े लोगों का नाम लेते हैं, माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी
कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री ये वही लोग हैं। माननीय श्री अमराराम जी, हाँ बोलिए। ये माननीय सभापति महोदय, और ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड, आप कंप्लीट कीजिएगा। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है। सभापति माननीय अमराराम जी, सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लोक महत्व जो न केवल राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, तो 457 महाविद्यालय बिहाइंड यू स्पीकिंग। सभापति महोदय, 57 महाविद्यालय जो 4 ईयर का कोर्स जिसमें बीए, बीएड और बीएससी बीएड होते थे, वो 57 कॉलेजों को निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के तहत बदलना था और फरवरी 2025 में उनसे एप्लीकेशन भी ले ली गई और 2-2 लाख रुपए भी ले लिया गया, जबकि 3 तारीख तक उनको परमिशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, आज तक नहीं मिली है। लाखों विद्यार्थी जो इस कोर्स में जाना चाहते हैं राजस्थान में, और विशेष तौर से मेरे लोकसभा क्षेत्र में इन 457 में से 200 महाविद्यालय वहाँ हैं। वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ की महाविद्यालयों के स्ट्रक्चर के लिए ये 0 आवर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत इसको। माननीय श्री अब्दुल रशीद शेख। शुक्रिया सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सर, मेरी एक गुजारिश है सरकार से। हमारी सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के लिए हमने काफ़ी डेवलपमेंट पिछले 5 साल में की। आपने पैकेज दिया आंध्र प्रदेश और बिहार में, लेकिन अगर पैकेज की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर को है, जो 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से जहां तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है, उसके बदले में जब आप इस साल के एलोकेशन देखेंगे, आपने सर 1000 करोड़ हमें पिछले साल के एलोकेशन से कम किया है, ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद थोड़ा शर्माते हैं कहने से, उन्हें क्या इश्यूज़ हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। और अक्सर औकात इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन क्या होता है? जब हम इफ वी आर ऑल अंडर ओथ, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारी स्टेट बराबर है, सब लोग बराबर हैं। व्हाई विल यू गिव पैकेज टू सम स्टेट्स एंड टू अदर्स नॉट? तो मेरी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को आप पूरी तरह से मिलिटेंट स्टेट है, वायलेंस स्टेट है, आपके जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहां पर आप एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए, ये हमारी गुजारिश है। सर, थैंक यू सर. Sir, in our constituency, we are having a Kolleru lake where almost 3 lakh people around the Kolleru lake lives from long time. Because of the Kolleru lake has been the bird sanctuary where birds comes there from different countries and lives there. Today, in the Supreme Court, and because of the Supreme Court, they are defining the borders of the Kolleru lake, where there is lot of farmers' lands and individual lands, which is almost 14 acres plus 7 acres, which is 23,000 acres, which has been taken over the Supreme Court, which is in this Kolleru lake. We have asked, requested every time in the courts of
Supreme Court that to see that the individual farmers' land should be not included in the Kolleru region. But it is not taken care, sir. Today, our CM Chandrababu Naidu garu also and Pawan Kalyan garu also has taken incentive to solve the issue of Kolleru Lake, which is there from last 20 years now, where 4 lakh people are suffering from last 20 years. Till today, they don't know that they will be living there or they will be moving from there because of this Kolleru issue. But I have Kolleru issue. But I have requested Forest Minister also. 2 times I met him to solve the issue. Thank you, Ji. And I request again Forest Minister Ji Anurag to Singh involve in Thakur this ji. issue and solve the issue from central government. Thank you. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं पहाड़ी क्षेत्र देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रेलवे के विषय उठाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रेलवे का बजट लगभग 10 गुना ज्यादा पूरे देश भर में बढ़ा है, जिसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश को भी मिला। भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन आज तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्य की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं डाल रही, वो दिक्कत है। दूसरा, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना तक बन गई, अम्बिंदौरा बन गई मोदी जी की सरकार में, लेकिन पंजाब की सरकार जमीन ग्रहण आगे नहीं कर रही, तो वो भी नहीं बन रही। तीसरा, जो हमारी ट्रेन चलती हैं, अब वंदे भारत देश की चौथी चली तो माननीय मोदी जी ने वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दी, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो हाँ दिक्कत है सर, वो हिमाचल एक्सप्रेस, ऊना एक्सप्रेस हो या फिर हमारी हरिद्वार के लिए ट्रेन हो, इनकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और इनमें भी बहुत पुराने डिब्बे लगे हुए हैं, जहां पे फर्स्ट एसी सेकंड एसी की हालत बहुत खराब है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि इंजन इसको ट्रेन के डिब्बों को और बेहतर किया जाए, साफ सफाई और अच्छी की जाए, ताकि आम जनता को सुविधा और मिल सके। धन्यवाद जी। माननीय श्री प्रशांत पेड़ोलो जी। हम जानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन देश में अनेक गांव में पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। कई छात्र आर्थिक तंगी और उचित अध्ययन वातावरण के अभाव में पूरी क्षमता से पढ़ नहीं पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की किताबें और रीडिंग स्पेस की कमी के कारण कमी झेलनी पड़ती है और उनका बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर गांव में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी स्थापित की जाए और वो ऐसी अद्ययावत हो कि वहां स्कूली बच्चों के साथ साथ यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा मिल जाए। माननीय श्री दामोदर अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लोक महत्व के मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा को नई दिल्ली वाया जयपुर से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। वर्तमान में भीलवाड़ा से दिल्ली केवल एक ट्रेन चेतक है, इस कारण रूट पर भारी दबाव रहता है। वर्तमान में नई दिल्ली से अजमेर शताब्दी संख्या 12015, 12016 चलती है, जो नई दिल्ली से अजमेर और अजमेर से दिल्ली आती है। मेवाड़ क्षेत्र के वासियों की मांग है कि इस ट्रेन को समय में थोड़ा परिवर्तन करके भीलवाड़ा तक बढ़ाया जाए। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20979 वंदे भारत, जो कि उदयपुर से जयपुर संचालित होती है, उदयपुर से प्रातः जल्दी प्रारंभ करके दिल्ली तक बढ़ाया। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, संविधान खतरे में आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 49 ये कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, जगह है, उसका रखरखाव, उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। लेकिन इस देश में 2 ऐसे एक्ट बने 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए,
और 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया जिसमें कहा कि वक्फ बाय यूजर, जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी है। इसके आधार पर एएसआई की जितनी संपत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट है, जो मदरसे हैं, जो संसाधन है, उन सबों पर जो है मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनके दुकान हो गए। और ये जो मेंटलिटी है, आर्टिकल 49 का जो ये उल्लंघन है सभापति महोदय, ये 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आप उसको संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप जो है आप बस एक मिनट सभापति महोदय, और आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14-15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है उसको समानता के अधिकार में बदलिए। आपने मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सुश्री परिणिती। सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर, महाराष्ट्राचा शेतकरी आज खूप अडचणीत आहे। महाराष्ट्रामध्ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरनी राजीनामा दिला, ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरवर आरोप आहेत आणि आमचा शेतकरी हा त्रस्त आहे। अध्यक्ष महोदय, ऊसाला दर मिळत नाहीये, रिकव्हरीचे दर ठरले आहेत, पण प्रतिटन दर जे आहे ते प्रत्येक कारखान्याने 15 दिवसात ठरवायला शेतकऱ्यांना देय करायला पाहिजेत, अशी माझी मागणी आहे। माझी दुसरी अशी मागणी आहे की दुधाचा जो दर आहे तो जास्त मिळाला पाहिजे, 40 ते 45 गाईच्या दुधाला दर मिळाला पाहिजे, शेती मालासाठी हमी भाव मिळाला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी जे अवजारावर जीएसटी आहे, ड्रीपवर आहे, सिंचन साहित्यावर आहे, खतावर आहे, ती 12% केली पण ती रद्द झाली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे। पीएम किसान योजनेची 2000 रुपये जे मिळतात 3 महिन्याला ते वाढवले गेले पाहिजे। आणि सर, बँकेकडून जो सिबिल स्कोर दिला जातो तो सिबिल स्कोर रद्द करून युवकांना, जे शेतकरी आहेत त्यांना कर्ज दिला पाहिजे। One second. सर, जे द्राक्ष बागायतदार आहेत सोलापुरात त्यांना जास्त ग्रांट मिळाली पाहिजे आणि जे फळबागांचं सिंचन योजना जी आहे त्याची सबसिडी अजून सोलापूरला मिळाली नाहीये, ती सबसिडी आपण त्वरित देय करायची, अशी माझी मागणी आहे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा 2 मिनट से ज्यादा होगा, सो प्लीज डोंट इंटरप्ट। 60 seconds, madam. 1 minute. 60 seconds, 1 minute, please. Thank you so much, Honorable Speaker, for giving this opportunity to talk something that is affecting our film industry, to which I proudly belong to, in a dangerously negative way. I refer here to AI and the deep fake technology that has swept the world. While the pros of the technology are many, the consequences target, among others, celebrities belonging to the film industry. These celebrities have worked very hard for decades to make this name, fame, and popularity. Many of us have become victim of this ruthless misuse, which creates multiple fake videos tarnishing the image of the person concerned. This go viral and cause tremendous impact on the victim's mental health. This cannot be taken lightly. Another misuse of social media by callous, brutal people has suffered with wicked comments on the personal lives of celebrities, often twisting facts to suit their new narratives. Atrocious claims about the passing of